हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो ये बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो ये संस्कारों से निर्धारित होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांत का दुर्गम्य प्राय गांव कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रांत का दुर्गम्य प्राय गांव कौन सा है। तो भिखनटोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो शांति, विश्व कल्याण, सद्भावना, ये तीनों का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधी सेतु पुल है ये किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किसको, यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। तो साधक को मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। तो इंद्र का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11
11 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। तो नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे। तो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे, यानी इनमें से सभी थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो माता होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यकामो किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र यानी पटना शहर का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो अपने देश भारत में लेना चाहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि देवता लोग क्या गाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो देवता लोग संगीत यानी गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। तो 16 संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। तो स्त्री होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है। वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन था। तो जो वीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं, तो जो लक्ष्मी है ये उद्योगी पुरुष को वर्ण करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस देश के राजा थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्ण थे ये किस देश के राजा थे, तो जो कर्ण थे ये अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था, तो जो बाघ था ये तालाब के किनारे बैठा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करता है, तो कौन करता है, शास्त्र करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है, तो जो क्षमा होता है ये क्रोध का हत्या करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है, तो विद्या एक ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो हमारी भारतीय धारा विशाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष की जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कौन है, तो करमवीर राम प्रवेश राम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, तो दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल में संस्कृत के लेखिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है, तो मिथिलेश कुमारी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है, तो भगवान इंद्र जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, तो ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारिका, डी ऑप्शन है सुमन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।